अस्सलाम वालेकुम। पाइथन के 10वें ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। इस ट्यूटोरियल में हम लिस्ट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ये ट्यूटोरियल इस सीरीज़ का आखिरी ट्यूटोरियल होगा। मैंने जैसे कि इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के शुरू में कहा था कि इस ट्यूटोरियल सीरीज़ का मकसद प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को समझना है, पाइथन को समझना नहीं है। पाइथन क्योंकि प्रोग्रामिंग असल में होती क्या चीज़ है वो समझने के लिए अच्छी लैंग्वेज है, ताकि आप उसको समझ लें कि आप एल्गोरिदम कैसे बनाते हैं, आप अपने छोटे मोटे प्रोग्राम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर कैसे काम करता है उसको अंदर तक समझना है, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि आप सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस को इस्तेमाल करें। मुझे वो लैंग्वेज पाइथन से कहीं बेहतर लगती है। पाइथन के अपने फ़वाइद हैं, उस लैंग्वेज के अपने फ़वाइद हैं। आजकल पाइथन बहुत पॉपुलर हो रही है, उसकी एक ख़ास वजह है। अ, लेकिन जो मेरी नज़र में जो उसकी वजह है वो ये है कि पाइथन में आप बहुत सारा काम जो है बहुत कम कोड लिख के कर सकते हैं। और आपको बहुत सारी चीज़ों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पाइथन उसका ख्याल खुद से कर लेती है। सी या सी प्लस प्लस में आपको हर एक चीज़ की खबर रखना पड़ती है। लेकिन उसके साथ साथ चूँकि आप हर चीज़ की खबर रख रहे होते हैं, तो आपको पूरा पता होता है कि किस वक्त आपकी जो लैंग्वेज है वो क्या काम कर रही है। पाइथन में बहुत सारी चीज़ों का आपको पता नहीं होता, खुद से कोई काम हो जाता है। चूँकि काम खुद से हो जाता है तो बहुत दफ़ा आपको उसका ख्याल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस को गहराई तक जानना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में पाइथन उसके लिए इतनी अच्छी लैंग्वेज नहीं है। फिर भी चूँकि इस सीरीज़ का मकसद ये था कि किसी को अगर बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं आती हो तो वो प्रोग्रामिंग शुरू कर सके और प्रोग्रामिंग में एक दफ़ा देख ले कि प्रोग्रामिंग करते क्या है। शायद उससे उसकी दिलचस्पी बढ़ जाए और वो एक कामयाब प्रोग्रामर बन जाए। पाइथन के अंदर कई डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, लिस्ट में से एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है मैं उसको अभी बताऊंगा। इसके अलावा टपल्स और डिक्शनरी भी होते हैं पाइथन में। वो हम नहीं कवर करेंगे, क्योंकि मेरी नज़र में अगर मैं लिस्ट कवर कर ली तो बाकी वो दो डेटा स्ट्रक्चर कवर करना ज़रा आसान होते हैं, लेकिन लिस्ट को समझना ज़रा ज़रूरी है। लिहाजा हम शुरू करते हैं कि लिस्ट होती क्या है। अम, हम जब पहले स्ट्रिंग्स कर रहे थे तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि स्ट्रिंग में आपके पास जो पूरे पूरे जो आप अल्फाज लिखे हुए होते हैं वो मेमोरी में एक साथ अ, पड़े हुए होते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर मैंने अपना नाम उमैर रखा है तो वो UMAI और R इस तरह करके वो मेमोरी में पड़ा हुआ होगा। लिस्ट जो है उस पर भी अपना नाम इसी तरह स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन लिस्ट की ख़ास बात ये होती है कि वो स्ट्रिंग में क्या था कि आप एक ही तरह के अल्फाज इकट्ठे स्टोर कर सकते थे। तो अगर आप यू करेंगे, एम करेंगे, ए करेंगे तो वो सारे के सारे करेक्टर्स होंगे। अगर आप वन करेंगे तो वो भी एक करेक्टर होगा, टू करेंगे वो भी एक करेक्टर होगा। हर चीज़ करेक्टर के तौर पे स्टोर होती है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि मैं चाहता हूँ कि एक मैं अपनी डिटेल्स सेव करना चाहता हूँ, तो मैं अपना पहला नाम लिखूँगा उमैर। मैं चाहता हूँ ये एक जगह पे सेव हो, फिर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो आखिरी नाम है वो एक जगह पे सेव हो, फिर मैं चाहता हूँ कि मेरी उम्र सेव हो। अब ये जो 40 है मैं नहीं चाहता ये 40 जो है ये एक एज अ करेक्टर सेव हो, ये मैं चाहता हूँ ये एज अ नंबर सेव हो। ठीक है, इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि कह दें कि स्टार गेट के कौन से सीजन्स हैं। फर्स्ट मेरे पास सीज़न 1 है, मेरे पास सीज़न 2 है, मेरे पास सीज़न 3 है और मेरे पास सीज़न 5 है। तो मैं ये जो सीज़न मेरे पास है मैं उनको एक एज वन एंटिटी मैं उसको स्टोर करना चाहता हूँ। तो ये देख आए तो इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि
ये कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर्स हैं, ये नंबर है और ये कलेक्शन है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये सब चीज़ें एक ही जगह पे स्टोर हों। तो लिस्ट ये काम करने में मदद करती है। लिस्ट ये काम कैसे करती है? वो ये करती है कि एक मेमोरी लोकेशन है कि जिसके अंदर वो सारा उमैर को स्टोर करेगी। फिर दूसरी मेमोरी लोकेशन है उसमें वो सिर्फ खान को स्टोर करेगी। तीसरी में 40 को स्टोर करेगी। और चौथी में ये इस पूरे के पूरे ब्लॉक को स्टोर करेगी। ठीक, लेकिन साथ साथ ये इनके दरमियान कनेक्शंस बना के रखती है। ठीक है, कि एक जो है वो दूसरी की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। सही है, तो ये इस तरफ पॉइंट करेगा, इस तरफ पॉइंट करेगा, इस तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, तो चूंकि एक मेमोरी दूसरी मेमोरी की तरफ पॉइंट कर रही होती है तो लिहाजा हमें ये अंदाज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है कि एक मेमोरी में कितनी कैपेसिटी है और दूसरी मेमोरी में कितनी कैपेसिटी है। हो सकता है कि पहली मेमोरी जो है उसके अंदर सिर्फ एक नंबर लिखा हो तो उसकी कैपेसिटी कम होगी, और उसके बाद वो जिसकी तरफ पॉइंट कर रहा हो उधर जो इधर पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग पड़ा हुआ हो। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा कि वो इन दोनों का ख्याल रखेगा। तो जो लिस्ट होती है वो इन दोनों को दोनों का ख्याल रखेगी, दोनों का हिसाब रखेगी कि पहला जो है वो 1 है, दूसरा जो है वो स्ट्रिंग है जो कि मैट है। अब चूंकि ये पहला एलिमेंट है तो इसकी जो इंडेक्स वैल्यू है वो 0 होगी, और जो मैट है इसकी जो इंडेक्स वैल्यू है वो 1 होगी। ये बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जिस तरह की एक स्ट्रिंग काम करता है। लिस्ट भी उसी तरह ही काम करती है। अब हम लिस्ट के इस्तेमाल पे आ जाते हैं कि लिस्ट इस्तेमाल कैसे की जाती है। तो उसके लिए मैं छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ। मैं पहले कहता हूँ कि लिस्ट जो है वो एक एम्प्टी लिस्ट है। आप एक लिस्ट ऐसे बना, जब भी आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे तो हम एक लिस्ट को डिफाइन करेंगे। तो लिस्ट को हमने इस तरह डिफाइन कर दिया कि ये एक एम्प्टी लिस्ट है। और अब मैं चाहता हूँ कि लिस्ट के अंदर कोई मैं वैल्यू डालूँ। तो वैल्यू डालने के लिए आप लिख सकते हैं लिस्ट डॉट अपेंड। ठीक है, अपेंड मैंने इस पर 10 वैल्यू डाल दी। उसके बाद कोई कहता है कि मुझे इसके अंदर एक फ्लोट वैल्यू डालनी है। फ्लोट वैल्यू आपको याद होगा डेसिमल वैल्यू, तो उसको हम कहते हैं 20.5। मैंने फ्लोट वैल्यू डालनी है तो वो इसमें अपेंड हो जाएगी। फिर कोई कहता है कि इसके अंदर मुझे जो शहर कराची, मुझे उसका नाम सेव करना है तो मैं कराची लिख देता हूँ। ठीक है, फिर कोई कहता है कि आ, मेरे पास कुछ सबक हैं, उनकी मेरे पास किताबें हैं तो मुझे उनका नाम स्टोर करना है इन किताबों का। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ और उसके अंदर मैं उन जो सबक हैं उनकी मैं किताबें स्टोर कर लेता हूँ। जैसे कि मैं उर्दू का कर दिया, ठीक, फिर मैंने प्रोग्रामिंग का कर दिया, फिर इंग्लिश का कर दिया। ठीक है, अब आप देखें कि ये मैंने क्या किया कि एक लिस्ट के अंदर मैंने पूरी एक और दूसरी लिस्ट डाल दी है। ठीक, अब ये चीज़ें मैंने इस लिस्ट के अंदर सारी अपेंड कर दी हैं। अब मैं अगर इस को देखना चाहूँ तो मैं प्रिंट करके वो सारी वैल्यूज़ देख सकता हूँ। मैं लिखूँगा प्रिंट LST, और अब मैं इसको चलाऊँ तो आप देखेंगे सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। तो सबसे पहले 10 वैल्यू हमने स्टोर की थी वो आ गई। अब देखें स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार किया, 10 वैल्यू आ गई। फिर 20.5 वैल्यू आ गई। फिर हमने कराची स्टोर किया तो वो आ गई। और अब ये पूरी की पूरी लिस्ट आ गई। ठीक है, तो इसने पूरे की पूरी लिस्ट की स्टेट है कि लिस्ट अभी क्या क्या उसके अंदर मौजूद है ये इस तरह शो कर सकता है। लेकिन फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ना मुझे नज़र आए, मुझे सिर्फ जो एक्चुअल वैल्यू है मुझे वो मिले। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। आप लिखेंगे फॉर आई इन लिस्ट। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं फॉर आई इन लिस्ट, जिसका हम ये कर सकते हैं कि आई की जगह हम कर दें एलिमेंट। तो ये समझ आता है कि फॉर एवरी एलिमेंट इन लिस्ट। ठीक है, तो हर एलिमेंट की बात हो रही है जिसमें कि ये 10 था, 20.5 था, कराची था और ये लिस्ट थी। इन सबको मैं एलिमेंट कर रहा हूँ। तो इस तरह पढ़ना आसान हो जाता है फॉर एलिमेंट इन लिस्ट। और यहाँ मैं कह देता हूँ कि प्रिंट इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग लिस्ट प्रिंट एलिमेंट। और यहाँ एलिमेंट की जगह मैं आई भी कर सकता हूँ, बात एक ही है। तो जो आपको समझ में आ जाए। ठीक, फिर जब मैं अब इसको चलाऊंगा तो इसने पहले तो वो लिस्ट दिखा दी और फिर इसने एक
हर जो एलिमेंट था उसको उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, उसकी वैल्यू को। सही है। अब आप देखें कि मैं क्या चाहता हूँ कि ये तो है 0th लोकेशन पे, ये है 1 लोकेशन पे, ये 2 लोकेशन पे, ये 3 लोकेशन पे। तो अगर मैं ये लोकेशन वाइज में प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं करूँगा फॉर आई इन रेंज, और रेंज क्या है, जो लेंथ हो किसकी, लिस्ट की। तो लिस्ट की लेंथ अभी जो है 4 है। तो अब मैं हर जो एलिमेंट है मैं उसको इंडिविजुअली प्रिंट करना चाहता हूँ, लेकिन वो प्रिंट करने के लिए मैं लिखूँगा प्रिंट, जैसे हम स्ट्रिंग में लिखते थे, लिस्ट और आई। तो अब इस फॉर लूप में आई जो है वो सबसे पहले 0 होगा, क्योंकि हम रेंज को यूज़ कर रहे हैं, और रेंज के हम वैल्यू क्या दे रहे हैं, जो लिस्ट की लेंथ है वो देंगे। तो फॉर आई इन रेंज दिस लिस्ट आई, तो पहले लिस्ट 0 को प्रिंट करेगा जो कि ये है, लिस्ट 1 को प्रिंट करेगा जो कि ये है, लिस्ट 2 को प्रिंट करेगा जो कि ये है, और फिर लिस्ट 3 को प्रिंट करेगा जो कि ये है। ठीक है। अब मैं जब इसको रन करता हूँ, कहीं पे वो गलती हो गई है, फॉर आई इन रेंज लेंथ लिस्ट, हाँ यहाँ पे ब्रैकेट गलत हो गया। अब इसको रन करते हैं। आप देखें उसी तरह हम पहले जैसा ये सारे एलिमेंट्स को प्रिंट किए थे, उसी तरह उसने इन एलिमेंट्स को प्रिंट किया। अब फर्ज करें आप कहते हैं कि मुझे ये जो लिस्ट के अंदर ये जो लिस्ट मौजूद है, इससे मुझे प्रोग्रामिंग को प्रिंट करना है। अब ये जो इसके अंदर लिस्ट है, इसका मतलब ये है कि ये जो लिस्ट है ये इस लिस्ट की 3rd लोकेशन, नहीं तो 4th लोकेशन, यानी कि लिस्ट 3 की बात हो रही है, और लिस्ट 3 के अंदर ये जो है ये 2nd लोकेशन है, यानी कि दिस इज़ 0, दिस इज़ 1। तो मैं अब ये वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, तो ऐसे में मैं लिखूँगा प्रिंट, जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट है वो उसकी कौन सी लोकेशन है, ये 3rd इंडेक्स वैल्यू है, और 3rd इंडेक्स वैल्यू में जो हमें इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करनी है वो कौन सी है, वो 1st इंडेक्स वैल्यू है। उसको हम यूँ लिख सकते हैं। ठीक है। ये लिखने के बाद अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा, मैं ये सब निकाल देता हूँ, तो अब सिर्फ प्रोग्रामिंग को ये प्रिंट करेगा। ठीक है। तो अब आप ये देखेंगे इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि हम लिस्ट के अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, और उस डेटा को भी अंदर घुस के हम मालूम कर सकते हैं कि उसमें क्या काम हो रहा है, उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर्ड है। तो ऐसे में हम कहते हैं कि जो बाहर की लिस्ट है, जो कि लिस्ट है, तो उसकी जो 3rd लोकेशन है, ये 3rd इंडेक्स वैल्यू, जो कि इस केस में ये थी। ठीक है। जब 3rd इंडेक्स वैल्यू की दफ़ा हमने एक्वायर कर ली, अब उस 3rd इंडेक्स वैल्यू में जो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू में जो वैल्यू मौजूद है, तो उसको हम वहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारे पास ये प्रिंट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि आखिरी आखिरी स्टेप, आखिरी एग्जांपल जो भी हम करने लगे हैं, वो ये है कि हम लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं फाइल रीडिंग राइटिंग के लिए। तो मैं अभी सिर्फ फाइल रीडिंग को ही एक्सप्लेन करूँगा। अब आपको याद होगा कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने एक फ़ाइल बनाई थी, इसका नाम है डेटा डॉट टेक्स्ट, और आखिर में हमने उसके अंदर नंबर प्रिंट किए थे। तो मैं अब चाहता हूँ कि वो सारे नंबर जो हैं वो एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर लिए जाएँ। तो वो करने के लिए मैं करूँगा फाइल और इज़ इक्वल टू ओपन, और इसमें उसका फाइल का नाम दे दिया विच वॉज डेटा डॉट टेक्स्ट, और हम इसको रीड ओनली, यानी सिर्फ हम पढ़ेंगे इस फाइल को। ठीक है। तो इससे फाइल जो है ये ओपन हो जाएगी फाइल के इस ऑब्जेक्ट के अंदर। अब मैं कहता हूँ कि जो लिस्ट है वो क्या करेगी, वो फाइल के अंदर जो कुछ डेटा है तो उसको लाइन बाय लाइन वो रीड करेगी। अब रीड लाइन इसलिए होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि हर जो लाइन है वो एक लिस्ट के अंदर एज एन एलिमेंट चली जाए। इसके बाद अगर मैं प्रिंट करूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास क्या आता है। अब देखें 1 2 3 4, अगर आपको याद हो तो उसमें 1 एक लाइन पे था, 2 एक लाइन पे था, 3 एक लाइन पे था, और उसके बाद
एंटर था, 1 के बाद एंटर था, इसलिए की वजह से नई लाइन आई थी। तो अब ये जो लिस्ट है, इसने जब सारा डेटा उठाया तो इसने ना सिर्फ 1 को उठाया बल्कि उसके साथ जो /n था, ये वैल्यू, इसने ये वैल्यू भी साथ साथ प्रिंट उठा ली है। तो ये जो है, ये दिस इज़ द कंप्लीट फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज़ द कंप्लीट सेकंड एलिमेंट, और ये सारे एलिमेंट्स जो हैं इस लिस्ट के अंदर आ गए हैं। तो हम अब इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं फॉर I in list, so for every I in list print I। अब ख्याल रखेंगे जब हम फॉर आई इन लिस्ट करें तो हम उस एलिमेंट की बात करें। अगर फायर आई इन रेंज करूँ, जब भी आप रेंज यूज़ करेंगे तो उसका मतलब है कि आई जो है वो एक नंबर वैल्यू को स्टोर करेगा। अभी जो है फॉर आई इन लिस्ट ये क्या कर रहा है कि लिस्ट के अंदर जो पहला एलिमेंट है वो आई है, फिर अगली बार चलेगा दूसरा एलिमेंट है वो आई है, फिर अगली बार चलेगा तीसरा एलिमेंट जो है वो है आई है। अब हर एलिमेंट को हम इधर प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, ये करने के लिए जब हम करते हैं तो हमारे पास ये सारे सारे नंबर आते हैं, लेकिन इनके बीच में आप देखें एक एक्स्ट्रा स्पेस है। ये एक्स्ट्रा स्पेस इसलिए है क्योंकि हर एलिमेंट जो है उसके साथ एक /n था, तो जिसकी वजह से वो एक एलिमेंट को उसने प्रिंट किया और फिर उसने /n किया, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट लाइन में आ गए। लेकिन जो प्रिंट इटसेल्फ है, प्रिंट कमांड, वो भी जब भी कोई चीज़ प्रिंट करती है उसके बाद एक /n डालती है, जिसकी वजह से हम एक और लाइन नीचे आ जाते हैं। तो ये प्रिंट कर किया, नंबर को प्रिंट किया, उसके बाद /n को प्रिंट किया, इसके बाद नई लाइन में आए, उसके बाद उसने प्रिंट का जो /n उसको प्रिंट किया, तो इसलिए हम उससे अगली लाइन पे आ गए और हमारे पास ये सारे नंबर जो एक लाइन में आ गए। तो ये था छोटा सा ट्यूटोरियल जिसमें हमने समझा कि लिस्ट कैसे काम करती है, उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप लिस्ट को फाइल रीडिंग और राइटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अभी तक आपको समझ में आया है तो हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे जिसका नाम होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो उसके अंदर आप ज़रूर प्रॉब्लम जो दी गई होंगी उसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर वो खुद से सॉल्व ना हो तो आप देखिएगा कि मैं उनको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो उससे आपको प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन किया जाए, तफसील से बताया जाए, तो उसके बारे में मुझे बताइएगा और मैं उससे रिलेटेड जो ट्यूटोरियल है वो मैं बना दूँगा। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फिर अगली बार आपसे दूसरी सीरीज़ में मिलेंगे।